पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन चुनाव से पहले प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश में कई जगहों पर सियासी हंगामा बढ़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में धार्मिक उन्माद और तुष्टीकरण की सियासी आग जलाई जा रही है। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा की तस्वीरों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। सबसे ज्यादा चर्चा इन तस्वीरों को लेकर, क्योंकि मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाने के बाद ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भड़की हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंसा हुई तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, और फिर जो तस्वीर सामने आई वो सबके सामने है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पथराव देखने को मिला। इसके पीछे आखिर रणनीति क्या है, सियासत क्या है? तो आज के डिबेट में मैं 3 सीधे से सवाल पूछ रहा हूं। दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा मेरा ये सवाल। देश में चुनाव है तो क्या इसलिए राम नाम पर तनाव है? और ये बंगाल में जो स्थिति है, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, जो दंगे, और इसके पीछे किसका हाथ है? और एक और सवाल मैं आज पूछना चाहता हूं, दंगों वाली टूलकिट क्या चुनाव से पहले बार बार रिपीट होगी? इसी पर आज की बड़ी बहस। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদেরও বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। राम नवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन राम नवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। दरअसल रामनवमी पर बंगाल में 2 जगहों पर हिंसा की खबर है, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा के दौरान बम फूटे तो मेदिनीपुर में आगजनी देखने को मिली। इस घर पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में घर की छत से रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। अरे कुछ दिन पहले संसद में ये ओवैसी खड़ा होकर ये कहता है बाबरी मस्जिद मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। उसको कहना चाहूंगा कि बेटा, अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया। अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है। अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा, हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब रामनवमी पर बंगाल में इस तरह का बवाल देखने को मिला हो। 30 मार्च 2023 पश्चिम बंगाल में पिछले साल भी राम भक्तों के जुलूस पर कुछ ऐसा ही हमला हुआ था। हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ और वाहनों में आगजनी की गई। लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में जो कुछ हुआ, उससे पहले चुनाव आयोग की कार्रवाई पर ममता बनर्जी भड़क गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को उनके पद से हटा दिया है। इस पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है। वैसे दंगों के पीछे किसका हाथ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ममता बनर्जी का दावा है कि हिंसा भड़काने के लिए जानबूझकर अधिकारियों को बदला जाता है। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा, कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। अगर दंगा एक भी हो, हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। सवाल है कि हर बार चुनाव के दौरान दंगों की आग क्यों भड़काई जाती है, वो भी तब जब एक मुख्यमंत्री ने नाम लेकर कहा कि मुर्शिदाबाद में दंगे नहीं होनी चाहिए। तो फिर दंगों की आग में मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर क्यों झुलसे? इस तरह की हिंसा के पीछे किसका हाथ है और मकसद क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
इस देश में चुनाव है और चुनाव को लेकर दिवंगत शायर राहत इंदौरी की दो बड़ी अच्छी लाइनें हैं कि सरहद पर बहुत तनाव है, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। तो अगर इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, इसमें पूछा जाए कि बंगाल में बहुत तनाव है, जरा पता करो चुनाव है क्या, तो इसी पर आज डिबेट करें और जाने की कौन तुष्टीकरण की सियासत करने की कोशिश कर रहा है और कौन वोट पोलराइजेशन की कोशिश कर रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके अलावा प्रेम कुमार है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, संजय चक्रवर्ती नेता टीएमसी और सौरभ दुबे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय चक्रवर्ती जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। हर चुनाव एक ही तस्वीर सामने आती है, पश्चिम बंगाल में आखिर दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी कहती है 17 तारीख दंगा कराने की तारीख है, मुर्शिदाबाद की डीआईजी को बदला जाता है तो कहती है कि 17 तारीख को अगर दंगा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। अरे भाई दंगा होगा, क्यों होगा, क्यों होगा दंगा, क्यों होगा? कोई किसी स्टेट का कोई सीएम ये तो नहीं कहता कि भाई यहां दंगा हो जाएगा तो फिर इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। दंगे की आशंका जाहिर करना अपने आप में सवालों को पैदा करता है। संजय जी, मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं। देखिए, सबसे पहले नमस्कार। और दंगा कैसे होगा, क्यों होगा, ये वाली बात नहीं है। बात ये आती है कि जब इस समय चुनाव का माहौल है, अचानक 48 घंटे पहले उस सेंसिटिव इलाके से डीआईजी को हटाया क्यों गया? आपने डीजीपी को हटा दिया 1 महीने पहले, किसी ने कुछ नहीं कहा था, एक शब्द नहीं बोला था। आपने अचानक जो है 48 घंटे पहले एक नए डीआईजी को, जिसको चप्पे चप्पे के बारे में पता नहीं था, आपने उसको ला करके बैठा दिया। मतलब क्या था? साफ था कि आप चाहते थे कि वहां पे कुछ इस तरह की जो इसकी तैयारी पहले से, क्योंकि सरकार के पास तो इनपुट रहता है ना, क्या होने वाला है इसका इनपुट रहता है। लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में न होने की वजह से ये बातें तो आपको सामने मंच में आके बोलना ही पड़ेगा, ताकि जो है आम जनता कम से कम होशियार। नहीं, आप टीएमसी नहीं, संजय जी, टीएमसी ये चाहती है कि स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर हो चुनाव के समय भी आप लोगों के पास हो और आप लोग ही इसको कंट्रोल करें। इलेक्शन के समय में भी, इलेक्शन के समय में भी डीआईजी, डीजीपी और स्टेट में जितने भी आपके पुलिस अधिकारी हैं वो सब आप लोगों के कंट्रोल में रहें और उसके हिसाब से आप लोग फैसला कर सके। अगर मैं आपकी बात को समझ पा रहा तो क्या ये बात सही है? नहीं, अगर आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, आप मेरी बात का उल्टा अर्थ निकाल रहे जी, समझ ही नहीं पा रहे। बोलिए ना, सुन रहा हूं, बोलिए ना। हाई कोर्ट ने मुझे बोलने कहा दिया, आपने बीच से बोलना शुरू कर दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 200 लोग, आप दिक्को दिख रहा है यहाँ पे 200 लोग हैं या हजारों लोग हैं यहाँ पे, हजारों की संख्या में, पहली बात, ठीक है। और हमारे हाथ में, हम नहीं चाहते, हम तो हमारे पास जो हाथ में होगा हम वो काम करेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज देखिए, एक बहुत गौर करने वाली चीज है, यहाँ पे मीडिया तो थी नहीं, तो मीडिया नहीं होने की वजह से बम फटने वाला है, उस जगह की फोटोग्राफी कैसे हुई, वीडियो, वहां वीडियो कहां से बना, यहाँ पे जो है लाठी चलने वाली है, वहां का वीडियो कैसे बना, कैसी बातें करते हैं सारा जितने प्री प्लान है, आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन है, वीडियो तो कोई भी कहीं भी बना सकता है। संजय जी, आप कह रहे मीडिया वीडियो बनाता है, मीडिया वीडियो नहीं बनाता है। आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, कोई भी कहीं भी वीडियो बना सकता है। मेरी बात, पूरी बात तो देख लीजिएगा कि यहाँ बम फटने वाला है, इसका ये कौन सा, आप किस तरह से क्लिप निकालेंगे? आप देख रहे थे वहां बम फटने वाला है, ये क्लिप कैसे निकाला गया? इसका मतलब ये है कि वो प्लान्ड था, वहां पे पता था कि ये होने वाला है, इसीलिए वो वीडियो बनाना शुरू हो गया था। ये है कहानी, असली कहानी ये है कि क्योंकि बीजेपी वहां पे पूरी तरीके से जो 18 सीटें ला रही, वो सिंगल डिजिट में आने वाले हैं, वो 4-5 सीट से ज्यादा वहां पे बीजेपी निकालने वाली नहीं है, और हो सकता है वो भी ना आ पाए। नहीं, आपने एक और बात कही, मुझे और संजय जी को प्लीज बात करने दीजिए, स्क्रीन पर लेकर आइए, बाकी मेहमान थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं उनके पास भी आऊंगा। संजय जी, मुझे एक बात बताइए आप, मैं तो ये जानना चाहता हूं, सीधी सी बात है, आपने कहा 200 लोगों की बात हुई थी, 1000 लोग आ गए। मैं तो कहता हूं कि चलिए भाई 5000 लोग भी आ जाएं, देश तो लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा। इस देश में क्या इस तरह की जुलूस, ताजिया निकालने की मनाही है क्या? रामनवमी पर जुलूस, शोभा यात्रा निकालने की मनाही है? किसी स्टेट में कोई मनाही हो, या अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी हाईकोर्ट से ऊपर मानते अपने आप को? नहीं, मैं हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी? आप हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं हाईकोर्ट की बात दर्शकों को बता देता हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि 200 लोगों की परमिशन मांगी गई है। क्या 200 लोगों को बंगाल पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती है? और अगर नहीं कर सकती है तो केंद्रीय पुलिस का सहारा लिया जाए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस का।
यही कही थी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी पुलिस तो इतनी मजबूत है जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है बंगाल पुलिस की, कि दुनिया में टॉप की पुलिस में से बंगाल पुलिस की गिनती होती है। क्या वो 1500 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती? तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, आप हाईकोर्ट की टिप्पणी की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वहां पे बंगाल की पुलिस आप जिस तरीके से कह रहे हैं, वहां पे अर्धसैनिक बल भी थे, लगता है कि चुनाव का माहौल है तो वहां पे अर्धसैनिक बल को जो है चुनाव आयोग नहीं लगा सकता था? अगर उनको लगता था बंगाल पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पाई, लगाते ना। पिछली बार भी तो आप लोगों ने जो है अर्धसैनिक बल लगाए थे, गांव में 4-4 गांववासी को बिना मतलब मार दिया था अर्धसैनिक बलों ने। ममता बनर्जी को 72 घंटे तक वहां जाने तक नहीं दिया गया था, भूल गए? तो ये तो कहानी है। मेन चीज तो यही है कि चुनाव आयोग की फेलियर ही, सबसे बड़ी फेलियर है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग इस कानूनी व्यवस्था को संभाल नहीं पाया। आपके पास इनपुट होने के बावजूद आप उस चीज को संभाल नहीं पाए। नहीं, आप ये कह रहे हैं वो जो छत से पत्थर फेंक रहे थे वो चुनाव आयोग के लोग हैं? चुनाव आयोग के लोग नहीं है, ये कानून व्यवस्था की बात है। हाँ, तो फिर कानून व्यवस्था में आप लोग क्या कर रहे हैं 15 साल? भाई साहब एक बात बताइए, अगर 15 साल शासन चलाने के बाद भी इतने खुलेआम पत्थरबाजी हो रही है तो आपके लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है संजय जी, बाकी किसी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है। चुनाव आयोग के हाथ में महीने 2 महीने के लिए कमान आती है संजय जी, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। मैं जो बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ नीरज जी भी हैं, मैं नीरज जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। नीरज राय जी बताइए, आज की तारीख में बंगाल की स्थिति, अगर ये गली गली पत्थरबाजी हो रही है तो फिर चुनाव आयोग कैसे दोषी हो गया? या तो बंगाल की पुलिस को चुनाव आयोग के हवाले कर दीजिए और कहिए कि चुनाव आयोगी बंगाल में 5 साल तक 10 साल तक, जब तक सरकार किसी भी की रिजीम रहे, चाहे बीजेपी सत्ता में क्यों ना आ जाए, पुलिस दे दीजिए चुनाव आयोग को, या केंद्र सरकार के हवाले कर दीजिए, जैसे दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के हवाले की, भाई पुलिसिंग केंद्र सरकार संभालेगी, बाकी चीजें हम देखेंगे, डेवलपमेंट वगैरह का काम। अगर आप लोगों से इस तरह से हालात नहीं संभल पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इस तरह से अराजकता का माहौल है, तो मैं नहीं मानता इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार या कोई और जिम्मेदार है। नीरज राय जी, मतलब गौरव गाथा गाने के चक्कर में विवेक भाई आप यह भी है कि संविधान को किनारे कर दे रहे हैं। चुनाव आयोग का क्यों नहीं महत्व है? अब आप चुनाव आयोग को नहीं मान रहे हैं तो मोदी जी बेवजह का चुनाव आयोग की दुहाई देके घूम रहे हैं। रही बात बंगाल की, आप बताइए, तभी से पैरवी कर रहे हैं। 2021 में चुनाव आयोग के कार्यकाल में जितना भी रहा, आचार संहिता से लेकर ममता बनर्जी तक के नाम शपथ लेने तक, जितने भी वहां पे हत्याएं, दंगा, तमाम जो चीजें हुई, उसका रिपोर्ट आज तक चुनाव आयोग, राज्यपाल और केंद्र की सरकार ने दिया। क्या 2016 से अब तक अगर देखा जाता है तो आपने कहा है कि लगता है कि चुनाव आ गया है। जब जब चुनाव आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक मसाला बंगाल में मिलता है। यह क्या है? एक प्रधानमंत्री जो कि हम गर्व करते हैं कि हिंदुओं की ठेकेदार की सरकार चल रही है 10 सालों में, और जाकर प्रलाप करते हैं कि सनातन खतरे में है। अरे काम के नाम पे वोट मांगिए, लोगों की लाशों पे मत मांगिए, ये शर्म करनी चाहिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात विवेक भाई कुछ नहीं है। अब आइए, दंगाई, कोई भी दंगाई हो, दंगाई का कोई जाति धर्म नहीं होता, वैसे जाति धर्म नहीं है उसका। तो आप ये तमाम अर्धसैनिक बल, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं, आप ही के मैंने देखा भी है, विजुअल भी आपने चलाया है, तो वो कह रही है कि चुनाव आयोग अपने नियंत्रण में लेके चल रहा है, काम नहीं करा रहा है। हाई कोर्ट वहां पे बोलता है कि बंगाल की सरकार अगर नहीं नियंत्रित कर पाती है तो केंद्रीय बल लगाए जाए। या केंद्रीय बल नहीं लगाए गए हैं? और जब कोर्ट को हर मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है तो क्यों छाती पीट के चिल्ला रही है भारतीय जनता पार्टी? और मोदी जी इस दंगे के जिम्मेदार हैं। क्यों है बता रहा हूं आपको। याद करिए 3 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि जब आप सज धज के रामनवमी के जुलूस में जाएंगे कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री आपको मोदी जी का स्टेटमेंट याद है? नीरज जी, ममता जी कहती हैं कि 17 तारीख दंगा कराने का दिन है। देखिए मोदी जी 17 तारीख दंगा कराने का दिन है, ये किस तरह का स्टेटमेंट? आप मुझे बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए ना, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं समझना चाहता हूँ। 17 तारीख दंगा कराने का दिन है, ममता बनर्जी जी को कैसे पता है? क्या कोई LIU का इनपुट है, लोकल इंटेलिजेंस इनपुट? अगर इस तरह का इनपुट है तो वो साझा करती चुनाव आयोग के साथ, चुनाव आयोग को इन्फॉर्म करती। बिल्कुल आप ही की बात पे आ रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, न कि
बंगाल के सीएम, देश के प्रधानमंत्री। 30 मार्च 2023 का घटना आपने याद दिलाया है। क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार यह बताने का काम करेगी कि जो उस पर जांच कमेटी लगी थी पिछली दफा, उसकी रिपोर्ट क्या आया है? अगर नहीं आया है तो केवल रामनवमी के जुलूस निकालने के लिए, राजनीति को और मजबूती देने के लिए। अरे भाई, रामनवमी का जुलूस हो, ताजिए का जुलूस हो, दिक्कत क्या है? मैं ये कह रहा हूं दिक्कत क्या है। और मुझे एक बात बताइए नीरज जी, आप इतने उछक उछक कर बोल रहे हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कहीं 10 से 15 साल सरकार बनाने के बाद अगर इस तरह की अराजकता का माहौल बनता है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या 2 महीने के लिए चुनाव आयोग, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस का अधिकार है, वो जिम्मेदार होगा, या 15 साल से जिसकी सरकार चल रही है वो जिम्मेदार होंगे? जो 2 महीना से है वो जिम्मेदार होगा। अच्छा, ये कैसे होगा? गाने के चक्कर में ये कैसे होगा? और एक अधिकारी का तबादला हो जाता है तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। अरे भाई साहब, 2 महीने पहले सारे गृह सचिव हटाए गए थे, सभी स्टेट के, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और बीजेपी रूलिंग स्टेट के भी। तब तो कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। विवेक भाई, गौरव गाथा, देखिए गौरव गाथा, आप गौरव गाथा कहिए, मैं आपको कहता हूं आप इस तरह से एक स्टेट में और एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए गाथा गाना बंद कीजिए। नीरज जी, मैं आपके फायदे की बात करता हूं। इस देश के लोकतंत्र के लिए आवाज उठाइए जो सही है। निखिल प्रसून जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी नीरज जी, वही कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को एक किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुलना करके मत गिराइए, क्योंकि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मैंने कहा कि दंगा करने वाला कोई भी व्यक्ति का जाति धर्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी फेलियोर हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करने की बजाय दंगाइयों को तत्काल केंद्रीय बलों को लगाया जाए। चुनाव भी चल रहा है और चुनाव आयोग का सहयोग भी कर रही केंद्रीय बल। ठीक है। निखिल प्रसून जी इसका जवाब देंगे। निखिल प्रसून जी, बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए। निखिल प्रसून जी, अगर केंद्रीय बल थे तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी, ये टीएमसी का सवाल है। प्रेम कुमार जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, और सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सौरभ दुबे जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं कुछ समय से बड़ा ही अनर्गल प्रलाप सुन रहा था और मुझे काफी चिंता हुई और दुख हुई जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषकों ने भी एक तरह से बंगाल की जो दशा दिशा है, उसकी जो दयनीय स्थिति है, उस पर सही ढंग से विश्लेषण करने के बजाय उन्होंने आंखों में एक तरह से एक ऐसा चश्मा लगा रखा है जिसके माध्यम से उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले साल रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, सारी दुनिया जानती है। एनआईए को इसका अन्वेषण की जिम्मेवारी सौंपी गई। कुछ दिनों पहले एनआईए ने हावड़ा से काफी लोगों को गिरफ्तार किया था जी। राज्य पुलिस पूरी तरह अक्षम थी। दूसरी बात, हावड़ा के विभिन्न इलाकों में पिछले 3-4 वर्षों में क्या हुआ है? क्या वो पांचला का नाम उन्होंने कभी सुना है? क्या धूलागढ़ का नाम सुना है? के साथ प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर रखिए जी। इस तरह मालदा और मुर्शिदाबाद में पिछले कई सालों से, जब से यहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह दंगों का आलम है, जिस तरह सनातनियों के प्रति एक तरफ जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी गई है, उस पर उनका क्या कहना है? आए दिन दुर्गा पूजा में जो विसर्जन होता है उसे टाल दिया जाता है। राज्य सरकार विसर्जन करने की अनुमति नहीं देती है। सरस्वती पूजा करने की अनुमति कक्षाओं में नहीं दी जाती है। और जिस तरह से अपने धर्म के आचरण के लिए जिस तरह से विघ्न बाधा उत्पन्न कर रही है ये सरकार, उस पर कभी इन लोगों ने आवाज उठाया है? कहां गए वो सारे कैंडल पकड़ के, मोमबत्ती लेकर के घूमने वाले लोग? देखिए संदेश खली में क्या हुआ है। संदेश खली में जिस तरह रात के अंधेरे में महिलाओं को बुलाकर पार्टी ऑफिस में उनके साथ दुराचार पिछले 15 सालों से चल रहा था, तब ये लोग कहां थे विश्लेषक? आज वैसी सरकार को बचाने के लिए सबसे आगे आ रहे हैं लोग। क्या है उन महिलाओं का दोष? उन्होंने क्या बिगाड़ा है इस सरकार का? उनके साथ जिस तरह से उनके जमीनों पर कब्जे करके उस पर भेड़िया बना दी गई और आज ईडी और सीबीआई उसकी जांच कर रही है, वो केंद्रीय एजेंसियां और वहां की जनता और बंगाल की महिलाएं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों ने अपने कंधे पर इसके अन्वेषण का भार लिया है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक अपराधी को गिरफ्तार करने में इतने दिन लगे वो शाहजहां शेख को, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। रामनवमी के अलावा भी जाकर के देखिए, जितने पोलिंग एजेंट होते हैं ना, चुनाव से पहले एक रात पहले उनके घरों में धमकियां दी जाती है कि कल से बूथ पे मत आना वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। घरों में जाकर के धमकियां दी जाती है, साइंटिफिक रिगिंग होता है। और अगले दिन ये कहा जाता है, तृणमूल के एक विधायक ने ये कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां तो चली जाएंगी, यहाँ केंद्रीय वाहिनी जाएगी, हमारा जो है तो तृणमूल वाहिनी यहीं रहेगी, केंद्रीय वाहिनी तो दिल्ली चली जाएगी।
इस तरह से धमकी भरी बातें हो रही, कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड है? कभी आप लोगों ने जो बुद्धिजीवी वर्ग है देश का, उन्होंने इस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया है? आकर के यहाँ पर कैंडल लेकर के पार्क स्ट्रीट में घूमिए जहाँ की महिलाओं के साथ दुराचार होता है, और उसके बाद ये कहा जाता है ठीक है, इलेक्शन से पहले धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि भाई केंद्रीय एजेंसी, केंद्रीय पुलिस तो वापस चली जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? प्रेम कुमार जी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जब इंडिया गठबंधन करता है ना, तो ये बहुत बड़ा जो दाल में जो काला बोलते हैं ना, इतना बड़ा काला उसी दाल में पहुंचता है जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या बंगाल में लेवल प्लेइंग फील्ड है? दिल से जवाब दीजिएगा प्रेम कुमार जी। देखिए विवेक जी, इसका दिल से जवाब यही कि हम हमेशा बंगाल पर ही बात करते हैं। देखिए, नहीं तो क्या बंगाल पे बात नहीं होनी चाहिए? का त्योहार पूरे देश में प्रेम कुमार जी, क्या बंगाल पे बात नहीं होनी चाहिए? सिर्फ बंगाल पे होनी चाहिए। नहीं तो क्या बंगाल इस देश से बाहर है? बंगाल में मनाई जा रही है। नहीं प्रेम कुमार जी, बंगाल इस देश से बाहर है। तो आपका नहीं, देश से बाहर अंदर का प्रश्न कहाँ आ रहा है? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप रामनवमी पूरे देश में मनाई जा रही है। आप पहले बंगाल की तो बात कीजिए, मैं फिर बाकी जगहों की बात करूंगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। आप पहले बंगाल की बात कीजिए, फिर यही तो बात हम कह रहे हैं, लगातार, आज से नहीं भाई, हमेशा लगातार बंगाल पे ही बात होती रही है। और रामनवमी का जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश में आम तौर पर रामनवमी शांतिपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में भी पिछले बार की तुलना में और पिछले चुनाव की तुलना में शांतिपूर्ण है इस बार रामनवमी। आप आंकड़े भी देख लीजिए, घटनाएं भी देख लीजिए। और उसके बाद कर्नाटक में भी कोशिश की गई रामनवमी के दिन में दंगा हो इसके लिए, लेकिन वहां भी नहीं हुआ। ये सुखद बात है, संतोष की बात है। और दूसरी बात यह है कि किसकी जिम्मेदारी किसकी। देखिए, मेन जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों की है, लेकिन चुनाव आयोग के पास में अभी एडमिनिस्ट्रेशन है। राज्य सरकार का तर्क है कि जो तबादले हो रहे हैं, हमें पता है कि कौन ज्यादा सक्षम अधिकारी है, तो ये जो तबादले हो रहे हैं इससे कुछ गड़बड़ हो सकता है, संवेदनशील इलाके में ऐसा हो रहा है। तो इस बयान में गलत क्या है? आपकी इस बयान में गलत क्या है? आपकी ये जो साफगोई है, मैं इसकी इज्जत करता हूं, लेकिन जिस मासूमियत से आपने कहा कि ममता बनर्जी को पता है कौन सा अधिकारी कितना कैपेबल है और उस इलाके के बारे में किसको कितना पता है, तो क्या इसका फायदा वैसे नहीं लिया जा सकता है चुनाव को प्रभावित करने के लिए? मैं अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखूं तो प्रेम कुमार जी, इसीलिए चुनाव आयोग जो है इस समय सरकार की न चले, चुनाव आयोग अपने मन से डिप्लॉयमेंट करे, ये करता है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है सांप्रदायिक दंगे के हिसाब से वो कमेंट है, और आप खारिज कर दीजिए, वो तो बाध्य नहीं है ना। ममता बनर्जी बाध्य तो नहीं कर सकती कि जो हम बोल रहे हैं वही हो, लेकिन बोल तो सकती है ना कि भाई ये संवेदनशील इलाका है, ये वाला तबादला उचित नहीं है। इतना बोल ही तो रही है, वो उसको रिवर्स तो कर नहीं सकती, तो बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बोलने में कोई दिक्कत है, मैं ये कह रहा हूं कि बार बार बंगाल ही क्यों? ममता बनर्जी कहती है 17 तारीख दंगा कराने का दिन है। क्योंकि ये इस बात को मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से वहां मजबूत होने लगी है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, चाहे लेफ्ट का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, सांप्रदायिक दंगे देखिए, दो चीजें मिक्स हो रही हैं। मैं अगर बंगाल की राजनीतिक इतिहास में जाऊंगा ना, तो ये रक्त चरित्र ही रहा है, और मैं जहां से आता हूं वो इलाका पश्चिम बंगाल से महज 50 से 60 किलोमीटर तक सटा हुआ है, और लेफ्ट के रिजीम में और लेफ्ट के शासनकाल में जितनी हिंसक घटनाएं हुई हैं, उतनी हिंसक घटनाएं शायद ही इस देश के किसी दूसरे राज्य में हो। डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, अगर इसमें कोई किसी को अतिशयोक्ति हो तो मैं वो मुझे टोक दे यहां पर। नहीं, आपकी बात सही है, तो क्या मेरी बात गलत है? मैं सांप्रदायिक दंगे की बात कर रहा हूं। किसी भी शासन में, कांग्रेस या लेफ्ट या इवन पश्चिम तृणमूल कांग्रेस के भी शासन में बीते दिनों दंगे नहीं हुआ करते थे। आज बंगाल क्या बात कर रहे हैं आप? जब लेफ्ट और टीएमसी के बीच संघर्ष चल रहा है, लेफ्ट और टीएमसी के बीच संघर्ष चल रहा था, तब कितनी राजनीतिक हिंसक घटनाएं हुई हैं? नहीं है विवेक जी, राजनीतिक हिंसक घटनाओं की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ दंगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप क्यों बात कर रहे हैं? हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, आप दूसरी हिंसा की बात कर रहे हैं। मैं हर तरह की हिंसा की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सांप्रदायिकता की बात कर रहा हूं। सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, आप मुझे क्रॉस कीजिए,
जी, कि ठीक है। सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, बोलिए ना। सांप्रदायिक बोल दंगा नहीं सकते हुआ हैं। कह रहे हैं इससे पहले कभी पश्चिम बंगाल में, जब से बीजेपी एक्टिव हुई तब से शुरू हुआ है। प्रेम कुमार जी वैसे तो शांत आदमी है, लेकिन जिस प्रकार से बंगाल के लिए इनकी बहुत ही आक्रामकता दिख रही है, काश ये बंगाल को शांत करने के लिए इतनी आक्रामकता दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता। भाई एंकर के ऊपर आप कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक है कि नहीं है। बंगाल का इतिहास लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो दंगे हो, सांप्रदायिक दंगा हो, प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो, महिलाओं को लेकर के अत्याचार हो, महिलाओं को नहीं महिलाओं को लेकर अत्याचार हो। एक सेकंड, महिलाओं को लेकर के अत्याचार को दुबे जी कुछ बात तो समझ लीजिए। मैं सब समझ लिया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। पूछ लीजिए विवेक जी से बात क्या है। मैं बात आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए ना, मैं आपको आ रहा हूं ना, उस पर बता देता हूं आपको। देखिए एक लंबा इतिहास, जो पहले जब वहां पर वोटिंग होती थी ना, तो पहले लोग लाइन लगा करके खड़े रहते थे और 5 मिनट में उनकी वीडियो शूट करके बोला जाता था आप लोग जाइए, 1 वोट पड़ गया। उसके बाद बंगाल का तो ये इतिहास रखा है टप्पा मारने का, और राजनीतिक हत्याएं तो सबसे ज्यादा बंगाल में हुई। भाई देश के किसी भी राज्य में उसको प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी उसकी मुखिया की होती है, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, तो सारी जिम्मेदारी तो गलत बोल ही नहीं रहे। राजनीतिक हत्याएं हुई, हाँ, तो राजनीतिक हत्याएं हुई तो आप उसको स्वीकार करिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस प्रकार से वहां के टीएमसी के कार्यकर्ता चुन चुन करके मारने का प्रयास करते हैं, कई लोगों को पेड़ों पर लटकाया गया है, कई लाशें मिली हैं। जिस चुनाव आयोग भी पिछली बार भी सख्त था, अभी भी वापस सख्त है। हर बार ऐसा क्यों होता है कि बंगाल खून की धरती बन गया है, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, मुझे इससे मतलब नहीं है कौन सी पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन वहां पर ये क्यों होता है? इतनी बड़ी चुनावी रंजिश हो जाती है कि आप लोगों की हत्या कर देते हैं। और जिस प्रकार से भी ममता बनर्जी ने बयान दिया 17 तारीख का, वो क्या था? क्या ये देश की मुख्यमंत्री, जो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनका दायित्व तो बनता है? प्रदेश की मुख्यमंत्री का दायित्व ये बनता है कि आपको वहां पर भाईचारे का संदेश देना चाहिए। दुर्गा अष्टमी पे, रामनवमी पे, आज पिछले हम लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, हर बार पत्थरबाजी होती है, दंगेबाजी होती है, खुलेआम वहां पर जो है अपराधी आकर के घुस करके जो है वो चाकू से हमला कर देते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, और प्रशासनिक व्यवस्था पर हाई कोर्ट ने, देखिए हाई कोर्ट की टिप्पणी है, बंगाल से सौरभ दुबे की कार्यकर्ता टिप्पणी वहां नहीं जाते है, हैं, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी हैं। है कि पश्चिम जो भी बंगाल लोग में पकड़े गए प्रशासनिक हैं, व्यवस्था यूपी, फेल बिहार रही और है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नीरज राज जी इसका जवाब दे रहा हूं, संजय, इसके बाद मैं आपके पास हाई कोर्ट ने सवाल उठाए। एक करके ठीक है। आप गवर्नर कुमार जी आ रहा हूं, नीरज राज जी को लेकर आई, नीरज राज सौरभ दुबे जी को वर्सेस के विंडो में लेकर आई। नीरज जी अपना जवाब देंगे। नीरज जी। जी सौरभ भाई बता रहे थे कि वहां पे सौरभ भाई ने कहा कि वहां पे राजनीतिक हत्या हुई है और पेड़ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को लटका दिया गया। ये 2018 की घटना थी और जांच आई थी सौरभ भाई की, बजरंग दल के लोगों ने ही उन्हें अपने ही लोगों को मारा था। और रही बात राजनीतिक हत्याओं की, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, केंद्र के पास वो अथॉरिटी है कि अगर राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल्योर है तो अपनी जांच एजेंसियों को लगाकर उसका दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की तो थी नीरज जी, हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने बोला ना प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर। अब कोर्ट से बड़ी कोई चीज होगी क्या? मतलब देखिए, आप पार्टी छोड़ दीजिए, कोर्ट का सम्मान करते हैं आप। तरफ में ले जाने नहीं नीरज जी, कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट की बात करिए ना, हाई कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट की सुनिए, जब मैं कोर्ट की ही बात बोल रहा हूं, जब कोर्ट ने ही बोल दिया तो टीएमसी हो या भाजपा की दोनों पार्टियों की सरकार हो, ये बीच में क्यों अड़ंगा लगा रही है भाई? ये क्यों अपनी शाबाशी ले रही है? ये बताइए 2021 में कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं? आपने देखा था कि आचार संहिता लगने से ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण तक में तमाम आरोप लगते रहे, यहाँ के हिंदुओं का पलायन हुआ और वहां हेमंत बिश्व शर्मा अगवानी करते थे। लेकिन केंद्र की सरकार की कोई संदेश खाली क्या है? आइए संदेश नीरज जी, संदेश खाली बताइए आप किस प्रकार से संरक्षण देने का काम करेंगे? क्यों कर रहे हैं आप? आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, आपका अधिकार है वो किसी पार्टी का विरोध करना, लेकिन किसी भी अपराधी को संरक्षण मत दीजिए। महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है वो लगातार, वो पता है वो कितनी शोषित पीड़ित महिलाएं थी जो अपनी आवाज तक नहीं उठा सकती थी, और पूरा आपका एक तंत्र जो है वो वहां पर जो है अपहरण की घटना, रेप की घटना और क्या क्या जो है इतना घृणित कार्य हो रहा था कि उसको मैं चैनल पर बोल नहीं सकता। बिल्कुल एकदम आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। संदेश खाली में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय जांच लगाई थी। लेकिन मणिपुर में डबल इंजन की सरकार में जो हुआ, 180 मिनट के भाषण में देश के प्रधानमंत्री ने 2 मिनट भी बोलना उचित नहीं समझा। अब भी जाते हैं संदेश खाली को संरक्षित करने के लिए, लेकिन मणिपुर में
आपने देखा कि आर्मी के जवान की औरत को नंगा घुमाया संदेश खाली को आप कैसे जायज ठहराएंगे? मणिपुर पर तो कार्रवाई हुई, गृह मंत्री गृह मंत्री और संदेश खाली मणिपुर से आगे की बात है। क्या हिंदू हाशिए पर है पश्चिम बंगाल में? क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? क्या रामनवमी जैसे शोभा यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है? बीजेपी आरोप लगाती है। मैं निखिल प्रसून से इसका जवाब ले रहा हूं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। निखिल जी इसका जवाब, संजय जी उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। निखिल जी देखिए इन लोगों को जो ये लोग विश्लेषण कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जो राय साहब, इनको बंगाल की वस्तु स्थिति की जरा भी जानकारी नहीं है। जाकर के देखिए 200 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं को मार के पेड़ों पर लटका दिया गया। आए दिन उनके घरों में तोड़ जितना हमको बंगाल के बारे में नॉलेज है, 70 साल की महिला के साथ दुराचार हुआ। तो एक चर्च में जो है उन्नन थी, और उसके साथ साथ यहाँ गली गली में जिस तरह सिंडिकेट के सोने की चेन पहन करके हाथों में हथियार लहराते हुए गुंडे जिस तरह समूचे समाज में घूमते रहते हैं, आप जैसे लोगों को अगर एक बार बंगाल के गाँव में घुमा दिया जाए, वापस बंगाल आने की हिम्मत नहीं होगी। आपको टीवी की स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग यहाँ पर पास भेज रहे हैं। मजबूर सरकार है जो कि हिंदुओं का संरक्षक बने घूम रहे हैं, फिर भी 10 साल भाषण देने से नहीं होगा। आकर के देखिए किस तरह से यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ पंचायत चुनाव में जो हम लोगों ने विजय हासिल की थी, कई लोग अभी तक अपने घर नहीं लौटे हैं। 2021 साहब ये बताइए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मामला में आपको संदेश खाली से लेकर के वजीराबाद में लेकर लंबा दौर चला है। हिंदुत्व खतरे में है। सबसे बड़ा जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था कब हुआ था? किसकी सरकार थी 1947 में? कुछ नहीं आप कर सकते। पहले बात करिए, राजनीतिक आप युद्ध की जमीन बना रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब बंगाल को आप लेकर टारगेट करते हैं, और बंगाल को टारगेट करने से कम 15 से 20 प्रदेशों में आप प्रभाव छोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी अपने बात ये है एक एक करके नीरज जी, एक एक करके दूसरे मेहमान को बोलने के माध्यम से बाइज्जत बरी कर दिया। जहां जहां शेख को बचाने की क्रम में आप मणिपुर पे चर्चा में राज्य कमेटी बनाया था ममता बनर्जी ने, जानकारी तो होगी आपको डॉक्टर साहब, ऑफिशियल प्रवक्ता है हमारा। ठीक है, मैं संजय जी के पास जा रहा हूँ। एक एक करके देखिए, एक एक करके बात सामने आ पाएगी। संजय जी जो बात मैं कह रहा था, मुझे तो प्रेम कुमार जी ने थोड़ा डांट भी दिया, तो मैं डांट सुन लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम कुमार जी से उम्र में थोड़ा छोटा हूँ और मुझे वो बड़े हैं मेरे से, तो मुझे डांट भी देते तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है। 1964 में कोलकाता में दंगे हुए, बोलिए हुए कि नहीं हुए? 19 फरवरी 2013 में पश्चिम बंगाल के गांव को जला दिया गया, 200 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर जलाए गए। 2013 में क्या मोदी जी थे? क्या बीजेपी थी पश्चिम बंगाल में? 8 साल तक इस घटना की चर्चा, 9 साल तक पूरे देश में होती रही, और कोलकाता से बहुत दूर है नहीं, 110 किलोमीटर की दूरी पर है। संजय जी, तो क्या एक पर्टिकुलर पार्टी को सिर्फ एक चीज के लिए जिम्मेदार, क्या क्योंकि भाई हार्डकोर हिंदुत्व लाइन बीजेपी लेती है इसलिए बीजेपी जिम्मेदार हर चीज के लिए? फिर आप कहते हैं भाई पुलिस इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो हर चीज आपके हिसाब से कैसे होगा? संजय जी बताइए। आप एक बार 1984 से लेकर के आज तक का जितने भी दंगे हुए हैं उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं बीजेपी इन्वॉल्व जरूर रहती है। वो जब लेफ्ट से लड़ाई होगी तो उसमें बीजेपी है, जब कांग्रेस से होती है तो बीजेपी है, टीएमसी से होती है तो बीजेपी है, समाजवादी से होती है तो बीजेपी है। तो बीजेपी इतना विक्टिम है क्या कि हर जगह मार खा जाती है और चुपचाप जो है फिर जो है जय श्री राम करती है। और मजेदार बात यह है कि हजारों मंदिर, लाखों मंदिर हो जाने के बावजूद बीजेपी को मस्जिद सूट करता है, जहां पे वो जय श्री राम के नारे लगाएंगे, वहां झंडा लगाएंगे, वहां पे जाकर के जो है जय श्री राम के नारे चिल्लाएंगे। हजारों मंदिर है, लाखों मंदिर है, राम मंदिर भी बन गया है, लेकिन फिर भी राम मंदिर बन जाने के बावजूद जो है कल मंदिरों के सामने जो है झंडे लगाने की कोशिश की। आप बस बोलिए, आप लगाते रहिए, आप लोग अभी हाल में जो है अभी हाल में 25 करोड़ मुसलमानों ने जो है हत्याकांड हुआ तब कहाँ थी बीजेपी के अंदर? एक मुसलमान बता दीजिए मंदिर के सामने डांस कर रहा था, डीजे लगा रहा था, झंडा लगाने की कोशिश किया, किसी एक मुसलमान को बता दीजिए। एक सेकंड निखिल जी, एक सेकंड। दक्षिण तक
नहीं आप कह रहे हैं, नहीं संजय जी आप कह रहे हैं, आप नहीं एक सेकंड संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए मेरे साथ प्लीज, एक सेकंड संजय चक्रवर्ती जी मेरे साथ स्क्रीन पे। संजय चक्रवर्ती जी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान दंगे नहीं करते हैं, हिंदू दंगे करते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने कभी किसी को उकसाया नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं, यहाँ दंगा अभी आपने इसी बारे में कुछ कहा कि किसी मुसलमान को आपने देखा कि किसी मंदिर के आगे जाकर किसी अभी इसीलिए मैंने ये शब्द को इस्तेमाल किया क्योंकि बार बार मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, मुस्लिम को टारगेट करके कौन टारगेट कर रहा है मुसलमानों को? कोशिश की जाती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। एक सेकंड सौरभ जी मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए ना मुझे, एक सेकंड तो दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ संजय जी, मैं उससे जानूं तो सही वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिर आप रिएक्ट कीजिएगा। रिएक्ट करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता भी आप भी है, बाकी लोग भी है, वो रिएक्ट करेंगे। संजय जी की बात पूरी होनी चाहिए, संजय जी को लेकर आए स्क्रीन पर प्लीज। संजय जी बोलिए। ठीक है, अभी जैसे कहा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा एनआईए ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, अभी जो संजय जी मैं आने दीजिए, अभी सुन लीजिए। वो वाली पहली वाली बात आपकी पूरी आई नहीं थी, उसको पूरा कीजिए प्लीज। हाँ, बीजेपी के अपने यहाँ के पुलिस के बिना के एनआईए ने सहयोग क्या कलकत्ता पुलिस का कोई वहां पे सहयोग नहीं था। झूठ बोलते हैं यहाँ पे आकर के। दुर्गा पूजा की बात करेंगे, दुर्गा पूजा में केवल और केवल एक बार केवल और केवल 12 वफात का त्योहार था, और दुर्गा हमारे यहाँ पे विसर्जन जो होता है वो 3 दिन होता है, तो एक दिन का था। ममता दीदी ने केवल कहा था एक बार एक्सटेंड करेंगे, लेकिन इन लोग हर डिबेट में हर बार वही दुर्गा पूजा का विसर्जन मतलब बार बार ये जो दंगे हो रहे हैं हिंदुओं की वजह से हो रहे हैं, टीएमसी का ये ऑफिशियल स्टैंड है। अरे पूरी बात तो ये हिंदू नहीं, ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। हिंदू अब 2 तरीके का हो गया है, एक बीजेपी भक्त हिंदू हो गया जिसको केवल पिताजी दिखते हैं मोदी जी, और बाकायदा कल तो महेश शर्मा जी ने बार बोल दिया कि आप मोदी योगी को बाप नहीं समझते, अपने आप को अपने बाप के नहीं है, जो योगी मोदी का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है। तो ये तो खुलेआम बोला जा रहा है कि हिंदुओं के बारे में इस तरीके से टिप्पणी की जा रही है। नहीं आप ये कह रहे हैं ये जो बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों। अभी थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल में बाइट चला रहे थे एक किसी नेता के बारे में, अभी काशी मथुरा बाकी है, अभी 40,000 मंदिर नहीं, मैं वो बाइट दोबारा चलवा दूंगा, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट तो पूरा कीजिए। किस लिए जो है ये भड़काने के लिए नहीं है क्या आपने 10 साल राज किया, 10 साल में आपके पास नहीं आपने जो बात कही वो बड़ी बात है कि भाई ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपने ये बात कही है। मैं इसका जवाब में सौरभ दुबे जी आपसे चाहूंगा। देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने आप जो है खो गए हैं कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको संजय जी अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। आप इतने बड़े अगर हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको समझना चाहिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां पर गलत कार्य करता है उसको पकड़ कर जेल में डालिए। अब प्रशासनिक व्यवस्था तो आपके पास है ना। एनसीआरबी का डेटा क्या बता रहा है ये देखिए, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है एनसीआरबी के डेटा में। कब से? 2010 में, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं पिछले 15 साल की दिखा रहा हूं मैं वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा? भारतीय जनता पार्टी की कहां सरकार रही है? आपको शर्म आनी चाहिए। तथा कथित मुसलमानों के आप ठेकेदार बनते हैं और हिंदुओं के ऊपर आप आरोप लगाते हैं। क्या हिंदू दुर्गा पूजा नहीं कर सकता? क्या रामनवमी का जुलूस नहीं कर सकता? आपको शर्म नहीं आती है? आप बजाय वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने के हिंदुओं के ऊपर आरोप मरते हैं और यहाँ बैठ करके राजनीति करते हैं। जो वहां पे बीजेपी के लोग हैं, परिवार है, कार्यकर्ता, उनको फांसी पे चढ़ा देते हैं। वहां पर कानून व्यवस्था आपके ऊपर, हाई कोर्ट आपके ऊपर टिप्पणी करता है, सवाल उठाता है। अब इस देश की सर्वोच्च संस्थाएं आपके ऊपर सवाल उठा रही है। पश्चिम बंगाल के ऊपर माफी मांगेंगे पहले आप माफी मांगे। अभी हिंदुओं को बोला आपने जो है आपको मुस्लिमों का खाली वोट चाहिए ना राजनीति के लिए, तो आपने जो हिंदुओं के लिए बोला तो माफी मांगिए या फिर अपने बयान को दुरुस्त करिए। आप या तो माफी मांगेंगे या अपने बयान को दुरुस्त करेंगे। आपने ये क्यों बोला कि हिंदू करवाते हैं? हिंदू यहाँ पर आपने बोला ना, आप ठीक है किसी नेता ने कोई टिप्पणी करी उसका विरोध करिए, लेकिन हिंदू बोला तो आपने सारे हिंदुओं को सीधा एक करके भाई साहब एक करके भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित हिंदू कराते हैं, हालांकि हिंदू नहीं एक करके। पश्चिम बंगाल में क्या डबल साइड अपीजमेंट हो रहा है? प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में
एक बयान सुनवाऊंगा टी राजा का, जो हैदराबाद से निकलकर सामने आया। निखिल जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पश्चिम बंगाल में क्या टीएमसी मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है खुल के, और उससे इस बात को, इससे टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस उनको लग रहा है कि उनका वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए, इस वजह से ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। प्रेम कुमार जी। विवेक जी, देखिए, जो ऑलरेडी सत्ता में है और लगातार है, उनको अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की आवश्यकता क्यों होगी? विपक्ष में जो होगा उसको तो तुष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है। आज भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को हिंदुओं का वोट ज्यादा है मुसलमानों के वोट से, तो इसलिए ये, लेकिन हाँ, एक बात आपकी सही है कि पोलराइजेशन की जब पॉलिटिक्स होती है तो इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों को फायदा होता है। बीजेपी ने विपक्ष का स्पेस बनाया है इस पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को हवा देके, और इसका फायदा टीएमसी को होता है और इसका फायदा बीजेपी को होता है। प्रेम जी, इस तरीके से, जी माफ कीजिएगा, रुक रहा हूं आपको। अब दो तरह की बात करते हैं तो मुझे कभी कभी इस बात को लेकर में फिर सवाल उठता है। आपने कहा कि जो केंद्र में रहता है या जो सत्ता में रहता है, सत्ता के केंद्र में, चाहे वो राज्य की सत्ता में हो चाहे वो केंद्र की सत्ता में हो, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्यों करेगा? अब आप लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, फिर आप ममता बनर्जी के बारे में कहते हैं कि वो क्यों करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सत्ता में है। इसको थोड़ा क्लियर कीजिए प्रेम कुमार जी। नहीं तो यहाँ का फर्क समझिए कि जो हिंदुओं के तुष्टीकरण की बात होती है, हिंदू तो 80% है, तो इनको तो तुष्टीकरण से सत्ता में बने रहने और आने दोनों में ये है। ये एक राजनीति तो ममता बनर्जी को भी करनी चाहिए थी। अगर तो पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिकल सिचुएशन में आपको बताओ तो वो बहुत अलग है। जनसंख्या रेशियो अगर सीमावर्ती इलाकों में आप देखेंगे, खासकर बॉर्डर एरियाज जो है, मुसलमानों की खासकर बॉर्डर एरियाज जो है, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस पॉपुलेशन है। तो कुछ सीटें हैं ना, ज्यादातर सीटें तो हिंदू बहुल हैं, तो वहां भी आप देखिएगा मुसलमान थोड़े हिंदुओं से ज्यादा है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुसंख्यक के तुष्टीकरण की राजनीति एक अलग है। वो बंगाल में, अगर आप कह रहे हैं मुस्लिम वहां पर कम संख्या में हिंदू, तो फिर क्या आपत्ति है उनको सीए से? एक सेकंड, सीए पे आप पूछ लीजिए सवाल, लेकिन सीए वाले टॉपिक पे नहीं जा रहे, हम इस पे रामनवमी वाले पे रह रहे हैं। मुस्लिम से ज्यादा थोड़ा घुसपैठियों पे बात कर लिया जाए। सही सीए आपने छेड़ा है, अब तक आपने घुसपैठियों को कितना भेजा है थोड़ा अभी बताइए 10 सालों में। दूसरा आपको मुझे लग रहा है समझ में नहीं है। एक सेकंड, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, समझ रहे हैं ना? मुख्यमंत्री वो है, अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं आपकी सीमा के अंदर, तो आपका काम है, वहां के मुख्यमंत्री का काम है उनको रोकना। आप हर चीज में असफल क्यों हैं? आप असफल हैं हर चीज में, प्रशासनिक व्यवस्था में। केंद्र सरकार पे आरोप मर देते हैं हर बार में, फिर सीआरपीएफ यहाँ से भेजी जाती है तो सीआरपीएफ से कमाल है। नीरज जी एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड। ये बात हो रही थी अभी, जो आंकड़ा मेरे सामने है वो ये है कि भाई आपके 42 में से 13 सीटों पर डिसाइसिव फैक्टर मुस्लिम डिसाइड करते हैं। 13 नंबर लोकसभा की सीटों के लिहाज से एक बड़ा नंबर है। इसमें अब दूध का दूध पानी, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि क्यों अपीजमेंट की बात की जाती है। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी। हाँ, यहाँ हम ये कह रहे हैं, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इतने सीटों पे मुस्लिम डिसिसिव है। जब 20% मुस्लिम होता है तब भी डिसिसिव बोलते हैं, 40% होता है तब भी डिसिसिव बोलते हैं। तो 20 के उलट 80% डिसिसिव नहीं होता है, 40 के उलट 60% डिसिसिव नहीं होता है। ये हमारी सोच के तरीके में एक खामी आ गई है कि 40% मुसलमान है तो डिसिसिव हो गया, तो 60% हिंदू डिसिसिव क्यों नहीं हुआ? नहीं तो पसमानदा मुसलमानों की बात करने में फिर तकलीफ क्यों होती है विपक्षी पार्टियों को, ये भी बताइए आप। ऐसे कौन पार्टी है जो बोल रही पसमानदा मुसलमान बोलने से हमें तकलीफ? पसमानदा का मतलब पिछड़ा मुसलमान है। हाँ, तो विपक्षी कोई भी पिछड़ों की सियासत करता है, नहीं तो उसमें कहा जा रहा है ना कि मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, उसको धर्म के आधार पर अलग अलग किया, जाति के आधार पर मुसलमानों को अलग अलग किया जा रहा है। चलिए ये डिबेट किसी और दिन करेंगे प्रेम जी। पार्टी ने अपनी जवाब पूरा कर लीजिए, लेकिन ये डिबेट किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज मैं बंगाल पे पर्टिकुलरली रहना चाहता हूं। लेकिन एक बयान मैं सुनवाऊं कि जब अपीजमेंट की बात हो ही रही है तो टी राजा का एक बयान सुनवाते हैं। हैदराबाद में जो रैली की थी निखिल जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं इस बयान को लेकर। जरा टी राजा का बयान चलवाइए। पहले संसद में ये ओवैसी खड़ा होकर ये कहता है
शहादत को आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। उसको कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। निखिल जी, क्या इस तरह के बयान की आवश्यकता है हैदराबाद में? अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो फिर बात लगे हाथ हैदराबाद की भी हो ही जानी चाहिए। निखिल जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जो राजनीतिक विश्लेषक गण के कह रहे थे कि जहां 60% हिंदू है वहां क्यों नहीं ऐसी बात होती है। देखिए निखिल जी को और प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आई। जी बोलिए निखिल जी। जी, पूरी दुनिया जानती है कि जो अल्पसंख्यक हैं पूरी तरह एन मास एन ब्लॉक वोट करते हैं, इसीलिए ये डिफरेंस है। और हिंदुओं में आप जानते हैं कि प्रेम कुमार जी जैसे धर्मनिरपेक्षतावादी भी हैं, जो कि बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं, और जब दंगों का सामना इनके सामने हो जाए तब इन्हें असलियत का पता चलता है। इसीलिए हिंदू जातियों में विभक्त होकर के वोट करने की प्रवृत्ति से अब निकल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए हिंदू जहां प्रीडोमिनेंट है वो एन ब्लॉक वोट नहीं करता है। एक दूसरी बात, बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले हैं जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। जिस तरह बिहार में किशनगंज है, जिस तरह सीमावर्ती क्षेत्र है। नंबर 3, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो जिस तरह से बशीरहाट उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के इलाके हैं जहां की बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से उनका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड इस राज्य सरकार के संरक्षण में बना करके उन्हें वोटिंग उनसे करवाया जाता है। कई बार वोट देकर के वो उस तरफ भी चले जाते हैं। पूरी ठीक है, इसका जवाब प्रेम कुमार जी देना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी से बोलना भी चाह रहे हैं जरा। जी ठीक है निखिल जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं इसको एक बार चेक करा रहा हूँ, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो प्रेम कुमार जी से कहना भी चाह रहा था, जरा 2 मिनट रोक दीजिए। सुनिए ना, मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल भी सुने, इसका जवाब भी दे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था, गाड़ी जरा 2 मिनट के रोक दीजिए। आप तो रोक ही दिए हैं, अब जवाब दे ही दीजिए। रुकी हुई है गाड़ी, रुकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख लिया था। मैं कह रहा हूं कि मैं स्वयं दंगा पीड़ित हूं। जमशेदपुर में सांप्रदायिक दंगे का पीड़ित परिवार हूं मैं, और जाहिर बात है दंगाई मैं बोलूंगा, कोई हिंदू मुसलमान बोलकर नहीं बोलूंगा। लेकिन इसके बावजूद उस दंगे का जो जिम्मेदार ठहराया गया, वो जिसके हम पीड़ित हैं उनको नहीं ठहराया गया, उन्हीं लोग को ठहराया गया जो नाम बोलने से फिर दिक्कत आएगी। ये पूरे दंगे की रिपोर्ट है, तो ये एक फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि घुसपैठिया पिछले रोहिंग्या घुसपैठिया कहां से आया, कब आया? खाली बंगाल ही एक पोरस है क्या? वो दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं, असम में भी तो हैं। लेकिन घुसपैठ पूरी जो हुई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है कि नहीं? रोहिंग्या घुसपैठिया हुई है कि नहीं हुई है? आज तक एक भी घुसपैठिए को बाहर करने के लिए क्या कदम उठाया गया? एक भी घुसपैठिया? तो इसलिए तो एनआरसी आ रहा है, राजनीति की जाती है। फिर आप कहते हैं कदम नहीं उठाया गया, एनआरसी लेकर आएंगे तो फिर बोलेंगे। घुसपैठिए के बाहर करने का एनआरसी में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, वो बता भी देख दीजिए ना लेंगे। क्या प्रावधान है एनआरसी और सीए वो भी देख लेंगे सर। लेकिन एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल से अभी हमने, आप रात 9 बजे का शो देखा कीजिए, इंडिया बोल रहा है। हमने एक पाकुड़ से और आपके जो झारखंड के और जो वो जिले जो पश्चिम बंगाल से लगते हुए हैं, वहां पर कैसे वहां के मुसलमान परेशान इस बात को लेकर कि इन जिलों में पश्चिम बंगाल से होते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी भरते जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बात वहां के मुसलमानों ने बताई जो वहां के ओरिजिनल निवासी हैं, और ये बयान हमने इंडिया डेली पर चलवाया था। इसलिए मैं आपको कहता हूं, दर्शकों को भी कहता हूं कि इस तरह के इंटरेस्टिंग और फैक्ट बेस्ड स्टोरी के लिए रात 9 बजे का शो इंडिया बोल रहा है, जरूर देखना चाहिए। लेकिन प्रेम कुमार जी, ये बात एक तथ्य है। और क्या वो दिन भूल गया प्रेम कुमार जी जब ममता बनर्जी संसद में रो रही थी और कह रही थी कि घुसपैठिए के इशू को मैं लेकर आई हूं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज वो मुद्दा गौण हो गया है। नहीं, इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूं, घुसपैठिए को
आज तक एड्रेस करने के लिए कि घुसपैठिए या तो वापस उनके देश में भेजे जाए या फिर उसका कोई सोल्यूशन निकाले। कोई कदम उठाया गया? एक भी घुसपैठिए को बाहर नहीं भेजा गया, केवल राजनीति की जाती है। रोहिंग्या तो पूरे बीजेपी रिजीम में आया है, उसको तो जवाब देना चाहिए। कैसे रोहिंग्या घुस गए, दिल्ली में आ गए, जम्मू कश्मीर में जा बसे, वही झारखंड के इलाकों में, बिहार के इलाकों में, सब जगह रोहिंग्या है। एनआरसी की व्यवस्था कैसे आए भाई? इसलिए एनआरसी यूसीसी की व्यवस्था की जा रही है। सीए एनआरसी का इससे कोई संबंध नहीं है, ये ये बात की व्यवस्था है। फिर आप बोलेंगे एनआरसी क्या है? हो या ना हो, रोहिंग्या आए। नहीं, आप बोलिए। घुसपैठियों से कोई संबंध नहीं, आप ये कह रहे हैं। घुसपैठिया आया, कल को आएगा तो आप बोलेंगे इन्हीं से संबंध है, भाई इनको क्यों निकाल रहे हो? अरे घुसपैठिए से इस रूप में संबंध है कि उसको पहचान की व्यवस्था करने की बात है ना। घुसपैठिए आए हैं, इससे क्या संबंध? ठीक है। 18 साल पहले 4 अगस्त 2005 में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर संसद के अंदर भावुक हो गई थी, वो दिन हमें नहीं भूलना चाहिए और आज की तारीख भी नहीं भूलनी चाहिए। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। नीरज जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। नीरज जी, मैं निखिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि यह 10 साल से हिंदुओं के ठेकेदार और सनातन के रक्षक की सरकार है, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है। और बात जब एनआरसी की होगी, बात घुसपैठी की होगी, बात रोहिंग्या की होगी, तो केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है और किसी राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं बनती। नीरज जी, बंगाल में तो हिंदू ही नहीं, एनआईए भी खतरे में, ईडी भी खतरे में, सीबीआई भी खतरे में। सिर्फ वहां पर शाहजहां शेख जो है ना, वो बड़े ऐशमौज के साथ रहता है और जब कोर्ट की फटकार लगती है तब जाकर वो गिरफ्तार होता है। जब इतना ही बुराई है बंगाल के सरकार के अंदर, तो संघीय ढांचा ने कुछ, हमने तो बंगाल सरकार की बात ही नहीं की सर। नीरज जी, मैंने तो बस खतरे की बात की है। आप पहुंच गए, आपको लग गई मिर्ची, आप पहुंच गए बंगाल सरकार पे। मैं कह रहा हूं कि वहां पर ईडी भी खतरे में, सीबीआई भी खतरे में, एनआईए भी खतरे में। देखिए, दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन ये बात तो सच है, इसकी तस्वीरें सामने आई है। और शाहजहां शेख को जिस तरह से पकड़ने के लिए, मिलोने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए 24 का चैंपियन हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर रंजन के साथ फौरन लौट रहे हैं।